पिछले लेक्चर सीरीज में हमने लोक सेवा को पढ़ा था, यानी सिविल सर्विसेज को पढ़ा था। आज हम यूपीएससी को पढ़ेंगे और उसके प्रावधानों को पढ़ेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए प्रोविजंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14, देखो रोमन भी देख लेना, हो सकता है इसमें लिखा हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14, पार्ट 14, भाग 14 यूपीएससी की बात करेगा, लेकिन इसके दो चैप्टर है। एक चैप्टर है आर्टिकल 308 से लेकर 3014 तक। यह जो चैप्टर है ये बात करता है सिविल सर्विसेज कितने प्रकार की हैं, यानी लोक सेवाएं क्या हैं, कितने प्रकार की हैं, इनके बारे में बात करता है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये देखिए सिविल सर्विसेज कितने तरह की होती है, ये बताता है आर्टिकल 308 से लेकर के 314 तक। आगे बढ़िए। तो चैप्टर 2 है, वो बताता है आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक यूपीएससी के बारे में है, जिसको हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। और फर्स्ट लेक्चर में हमने यूपीएससी की हिस्ट्री बताई थी कि किस प्रकार यूपीएससी स्टैब्लिश हुआ एज ए सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में 1926 में, और आजादी के बाद इसका नाम यूपीएससी हो गया, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। तो इसके क्या क्या प्रोविजन है, किस तरह से ये काम करते हैं, आइए इनको समझते हैं। आर्टिकल 315 से शुरू होता है। तो आर्टिकल 315 अनुच्छेद क्या कहता है कि देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन। यूनियन के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। स्टेट के लिए भी इसी आर्टिकल में बोला गया है, लेकिन हम उसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पढ़ेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आर्टिकल 315 क्या कहता है कि यूनियन के लिए, यानी संघ के लिए, केंद्र के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, इसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी कि जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होंगे ये यही कराएगा। तो इसके लिए एक संस्था का होना जरूरी है। और आप याद करिए कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ली कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में ही कहा था, जिसके बल पर 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। आजादी के बाद भी यही रोल इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 316 अनुच्छेद 316 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट की बात करता है, और टर्म क्या होगा उसकी बात करता है, टर्म ऑफ ऑफिस की बात करता है। तो नियुक्ति या अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अपॉइंटमेंट आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ही करता है। तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, तो चेयरमैन एंड मेंबर दोनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट तय करता है। प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर करेगा, तो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब आगे देखिए, प्रेसिडेंट डिटरमाइंस इट्स कंपोजिशन, इसके संगठन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब देखिए आपको मैं बता दूं एक जरूरी बात कि राष्ट्रपति जो है अपॉइंटमेंट करने में कुछ कुछ कंडीशंस होता है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन एक रिकमेंडेशन जाता है और उस रिकमेंडेशन में कोलेजियम प्रोसेस कहते हैं हम। लेकिन इस कंडीशन में कोई कोलेजियम नहीं है, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर अपॉइंटमेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें क्वालिफिकेशन। तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, योग्यता क्या होगी वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आधे से अधिक मेंबर को, मोर देन हाफ, आधे से अधिक मेंबर को 10 साल का
अनुभव होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम किया हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम किया हो। यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है कि आधे से अधिक मेंबर 10 साल का उनको अनुभव हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। क्वालिफिकेशन का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन आधे जो है जो मेंबर्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम किया होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस यानी पद की क्या अवधि होगी, कितने समय के लिए होगा। तो इसका जिक्र है कि भाई या तो 6 साल हो या 65 इयर्स का एज हो गया हो। तो यहां पर ध्यान रखना कि या तो 6 साल हो, जैसे मान लो कि अगर मान लो वो 55 साल की अवस्था में बन गया तो 6 साल यानी कि वो 61 तक काम करेगा, उसके बाद रिटायर हो जाएगा। या अगर वो 62 इयर्स में बना तो उसकी नौकरी 3 साल की रहेगी। तो चेयरमैन और मेंबर्स के की जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो या तो 6 साल हो या फिर 65 इयर्स हो, 65 साल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिग्नेशन किसको देता है? तो ये रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। जाहिर सी बात है, अपॉइंटमेंट किसने किया? प्रेसिडेंट। तो इस्तीफा किसको देगा, त्यागपत्र किसको देगा? प्रेसिडेंट को। एक बात और, पद रिक्त अगर होता है, अगर वैकेंसी आती है, मान लो चेयरमैन बीमार पड़ गया है ना, पद रिक्त का मतलब यहाँ चेयरमैन बीमार पड़ गया, अब कोई तो चेयरमैन बनेगा, तो उन्हीं मेंबर्स में से किसी को चेयरमैन बनाया जाएगा तब तक के लिए जब तक कि चेयरमैन फिर से उस पोस्ट को नहीं पा लेता। या चेयरमैन आकस्मिक रूप से वैकेंसी हो जाए, कोई घटना हो जाए, वैकेंसी हो जाए, तो मेंबर्स में से चेयरमैन बना दिया जाएगा तब तक जब तक कि कोई नया चेयरमैन नहीं बन जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमूवल, ध्यान रखिएगा, हटाया जाना। एक तो होता है इस्तीफा देना, त्याग पत्र देना। ये उस व्यक्ति के मर्जी पर है कि मैं अब इस पोस्ट पे काम नहीं करना चाहता। लेकिन अगर पोस्ट पे बना हुआ है और कुछ मिसबिहेवियर पाया जाता है अगर उसमें, तो उसको हटाया जा सकता है। ध्यान रखना, उसको हटाया जा सकता है। तो उसके रिमूवल की जो प्रोसेस है वो कैसे है, क्या क्या ग्राउंड है उसके रिमूवल के, उसको हम लोग समझेंगे। तो या तो वो दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तब उसको हटा दिया जाएगा। या यूपीएससी के अलावा कहीं और पे पेड एम्प्लॉयमेंट हो, तब वेतन रोजगार कर रहा हो, तो उसको हटाया जाएगा। या अनफिट हो जाए, अयोग्य हो जाए, मेंटल या फिजिकल अनफिट हो जाए, तो उसको हटाया जा सकता है। ये रिमूवल की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अब रिमूवल प्रोसेस, हटाने की क्या प्रक्रिया होगी? तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर शब्द इस्तेमाल होता है, इंपीचमेंट शब्द इस्तेमाल होता है, इसके लिए महाभियोग शब्द इस्तेमाल होता है प्रेसिडेंट के लिए ओनली। बाकी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनको हटाए जाने को प्रूव्ड मिसबिहेवियर ही ग्राउंड्स बनता है। अब प्रूव्ड मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर यानी कि साबित कदाचार, इसको हिंदी में कहते हैं साबित कदाचार। अब क्या प्रक्रिया होगी? तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसकी जो गतिविधि है, इनकी जो गतिविधि है वो ठीक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको उसकी जांच के लिए वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा रिपोर्ट कि भाई इसकी जांच करो। एंड देन सुप्रीम कोर्ट जांच करने के बाद प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा और सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य है। यानी यह बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को प्रेसिडेंट माने। अब आपको पता है एडवाइसेस कई तरह की हैं, सलाह कई तरह के हैं। कुछ सलाह में बाध्यता है और कुछ सलाह में बाध्यता नहीं है। लेकिन यहां याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जब आएगी तो प्रेसिडेंट बाइंडिंग होगा उस रिपोर्ट को मानने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई इस ग्राउंड पे इनको हटाया जाना चाहिए,
तो प्रेसिडेंट उनको हटा देगा, मना नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीअपॉइंटमेंट यानी पुनः नियुक्ति, ध्यान रखना, चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर्स हो, रीअपॉइंट नहीं हो सकते। हाँ, मेंबर चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन फिर से उसी पोस्ट पे रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ये भी याद रखना। कुछ कुछ पोस्ट पे रीअपॉइंटमेंट होता है, जैसे कि उदाहरण में प्रेसिडेंट रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन ये रीअपॉइंट नहीं होगा, ध्यान रखना, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा इनका। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, तो मैं इसको बता देता हूं कि कितना नंबर होगा, नंबर कितना होगा चेयरमैन और मेंबर का। चेयरमैन तो एक ही होगा, चेयरमैन एक ही होगा, लेकिन चेयरमैन और मेंबर्स के नंबर जो है वो लिखे हुए हैं कि 9 से लेकर 9 to 11 मेंबर हो सकते हैं, 9 to 11 मेंबर हो सकते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। चेयरमैन एक है, उसको इंक्लूड करके 9 से 11 मेंबर हो सकते हैं। ये कौन तय करेगा? तो यह भी तय करेगा प्रेसिडेंट। यह भी किसके द्वारा तय होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा होगा कि 9 से 11 मेंबर होंगे। प्रेजेंट में 2014 से 2014 से यूपीएससी 11 मेंबर बॉडी है। 2014 से यूपीएससी 11 मेंबर्स बॉडी है, जिसमें एक चेयरमैन है और 10 उसके मेंबर्स हैं, 10 उसके मेंबर्स हैं और एक चेयरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आर्टिकल 323 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर यूपीएससी हर साल एक रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन बनाता है, और वो प्रतिवेदन को कहां देता है? तो जो रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है, वो देता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट के पास जब जाता है तो वो रिपोर्ट है और साथ में उसमें उसके साथ एक मेमोरेंडम जोड़ता है। अब आपको पता है कि यूपीएससी एक एडवाइजरी बॉडी भी है, यानी सलाह देने की भी संस्था है कि ये चेंजेस करने चाहिए। अब प्रेसिडेंट चाहे तो उस सलाह को माने और चाहे तो सलाह को ना माने। प्रेसिडेंट क्या, वो काम तो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहती है, बट एक नाम मात्र का ही है, तो नाम उसी का जा रहा है। तो चाहे तो सलाह को माने या ना माने, लेकिन जब वो सलाह को नहीं मानेगा तो उसको कारण बताना पड़ेगा। तो इसके साथ एक कॉपी उस कारण बताने वाला का भी जुड़ता है, और फिर इस रिपोर्ट को रखा जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउस में। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में उसको रखा जाता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, ताकि डिस्कशन हो सके, बहस हो सके। ठीक है, मान लीजिए कोई सलाह नहीं मानी गई तो विपक्ष ये मुद्दा उठा सकता है कि भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट एडवाइस है और सरकार ऐसी है कि ऐसी एडवाइस को मानती ही नहीं है। तो ये सब प्रोसेस है। आगे बढ़िए। आर्टिकल 324A, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, जो कि पब्लिक सर्विस के सिलेक्शन से लेकर के या उनके सर्विस टर्म को लेकर के कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व कौन करता है? तो ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट याद रखिएगा, जैसे कि पहले चेयरमैन, तो हमने बताया था आपको, ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे सीपीएससी बना था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, 1926 में, 1926 में, और उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर रॉस बार्कर। ये 1926 से 1932 तक रहे हैं। तो अगर ब्रिटिश इंडिया को इंक्लूड करते हुए पहले चेयरमैन की बात होती है तो सर रॉस बार्कर, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया कि फर्स्ट चेयरमैन, तो आप इनका नाम लिख देंगे।
और अगर पूछा जाए कि पहले इंडियन चेयरमैन की बात करें तो H.K. कृपलानी इनके पहले इंडियन चेयरमैन थे, जो 1947 से लेकर के 1949 तक रहे। संविधान के लागू होने के बाद भी कौन चेयरमैन रहे, तो B.N. बनर्जी जो है संविधान के लागू होने के बाद भी चेयरमैन रहे 1949 से लेकर के 1955 तक। अब एक बात और, प्रेजेंट में कौन चेयरमैन है, प्रेजेंट में डॉक्टर मनोज सोनी चेयरमैन हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित था। नेक्स्ट क्लास में हम यूपीएससी और स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े और मुद्दों को लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।